हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हारिस मुस्तफ़ा आप सभी दोस्तों का आपके अपने टीचर्स अकेडमी प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फटाफट से जुड़ जाइए जिससे कि आज फिर से कंटिन्यू करते हैं अपना प्रैक्टिस नंबर 3। और ये प्रैक्टिस सेट 3 होगा एनवीएस के लिए और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। बेसिकली साइंस का पोर्शन यहाँ पे कवर किया होगा। साइंस में फिजिक्स का पोर्शन देखूंगा मैं। टीजीटी साइंस वालों के लिए ये भी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है और पीजीटी फिजिक्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपकी इससे पहले की प्रैक्टिस सेट में बताया था कि टीजीटी साइंस वालों के लिए ये थोड़ा सा कह सकते हैं हाई लेवल का क्वेश्चन हो सकता है और पीजीटी फिजिक्स वालों के लिए ये मॉडरेट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं एनवीएस में और बीपीएससी टीआरई 4.0 में, क्योंकि बीपीएससी लगातार हर टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में अपने क्वेश्चंस के पैटर्न को और क्वेश्चंस के लेवल को लगातार बढ़ाता जा रहा है। तो निश्चित रूप से अब टीआरई 4.0 जो होगा उसमें भी अब क्वेश्चन के जो पैटर्न होंगे और लेवल होगा थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर का होगा, बढ़ते हुए क्रम का एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरह से क्वेश्चंस लिए गए हैं ताकि आप लोग क्वेश्चंस को कर पाएं, सॉल्व कर पाएं। तो आप लोगों को करना क्या है कि आपको कॉपी निकालनी है, पेन निकालना है और 20 क्वेश्चंस को आप फटाफट से सॉल्व करके बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अपने आप को आप जज करिए, अपने आप को आप एनालाइज करिए कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। 20 में से कितने क्वेश्चंस आप कर पाए, 15, 16, 17, वो आप कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस। बर्बादी दूर। हेलो 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 हेलो, यहाँ लगाएं। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। हेलो 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 हेलो। चलिए, आवाज़ आ रही होगी, होप सो। चलिए ठीक है, तो मैं फिर से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं एनवीएस टीजीटी साइंस या एनवीएस पीजीटी फिजिक्स की और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 की, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आज का प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं, प्रैक्टिस नंबर 1 एंड 2, वो आप जरूर देखिए कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे और क्वेश्चंस का लेवल आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का लेवल हर बार की तरह चेंज होता जा रहा है और पैटर्न थोड़ा सा एडवांस होता जा रहा है। चलिए, तो बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग आगे चलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज टीजीटी पीजीटी यूजीसी हिंदी के सभी कोर्सेज पर 1500 रुपए की छूट हमारी लाइव बैच पे और 1000 रुपए की छूट है रिकॉर्डेड बैच पे। समय सीमा आप देख लीजिए 13-14 सितंबर होगी। संपर्क करने के लिए आप संस्था के नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9628959237।
और आप बेहतर जानकारी ले सकते हैं। एनवीएस टीजीटी और केवीएस टीजीटी का सिलेबस अप्रोक्सीमेट 95% सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। 90 to 95% सिलेबस बिल्कुल सेम है। अगर आप केवीएस की, एनवीएस की, एमआरएस की जो तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम आता है, लेकिन डीटीपीएलएसबी का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो जाता है और सिलेबस थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का आ जाता है। उसमें पता नहीं चल पाता कि क्वेश्चन कहां से बन रहा है, कितना आ रहा है। चलिए, तो ये आप देख लीजिए, आज हमारा विशेष ये पेशकश है हम लोगों की कोर्स की, टीजीटी पीजीटी यूजीसी हिंदी के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज का कोर्स ऑफ द डे है यूपी टीजीटी हिस्ट्री, और ये जो कोर्स की वैलिडिटी है, इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। इस कोर्स की वैलिडिटी आपको 1 साल की मिलेगी, और ये ऑफर आज के दिन का है, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का ये ऑफर है। कोर्स का प्राइस है 699, बहुत ही रिजनेबल प्राइस, बहुत ही इजी प्राइस। साइंस पर बहुत जबरदस्त छूट मिल रही है आपको, साइंस पर आपको छूट मिल रही है, और साइंस पे अगर आप छूट और लेना अगर चाहते हैं तो मेरे कोड के माध्यम से आप 500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट और ले सकते हैं, PHY2024। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 500 रुपए का इंस्टेंट 500 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लीजिए और बताइए, और हम आपकी क्या सेवा करें, इससे ज्यादा बताएं। ठीक है, तो ये कोर्स की वैलिडिटी याद रखिएगा 1 साल की होगी। अच्छा, इस कोर्स का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, प्रैक्टिस क्लास मिलेगी, डाउट सेशन मिलेगा, एडवांस नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स है वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, मैं आप लोगों का थोड़ा सा चैट पढ़ लूं। ओके, चलिए तो फटाफट से पेन और कॉपी निकालिए और तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला अब स्टार्ट होने वाली है। और इसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, शिक्षक भर्ती में सबसे ज्यादा चयन देने वाली संस्था एकमा संस्था टीचर्स अकेडमी। इसके लिए आपको ऐप पर हमारे प्ले स्टोर पे हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको ज्यादातर जानकारी वहां से मिल जाएगी, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं हमारे यहाँ, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार स्टेट एनवीएस केवीएस डीडब्ल्यूएसबी। आप जिस कोर्स की या जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप उस तैयारी में जा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो अच्छा, दूसरी चीज ये साइंस का ग्रुप है, इस बार कोड को स्कैन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकते हैं जो कि साइंस का ग्रुप है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, आपको जो भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो इस ग्रुप में मिल जाएंगे, साथ ही साथ वैकेंसी का अपडेट मिल जाएगा, साथ ही साथ सिलेबस का डिस्कशन हो जाएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी हम लोग इसी ग्रुप में कर लेंगे। तो इसको आप जरूर से बार कोड स्कैन करके आप ग्रुप पे ऐड हो जाइए। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एन आयरन प्लेट। फटाफट से पेन कॉपी निकालिए, क्योंकि पेन कॉपी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़े से न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस हैं, और न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस के लिए आपको पेन कॉपी निकालना पड़ेगा, बिना पेन कॉपी निकाले काम चलने वाला नहीं है। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एन आयरन प्लेट 2 सेंटीमीटर थिक, एक आयरन की प्लेट है जो 2 सेंटीमीटर थिक है, हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वन एंड इज 110 डिग्री सेल्सियस एंड अदर साइड इज 100 डिग्री सेल्सियस। इसका एक एंड 100 डिग्री सेल्सियस 110 डिग्री सेल्सियस पे है, दूसरा वाला 100 डिग्री सेल्सियस पे है। इफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन इज 0.115 कैलोरी पर सेकेंड सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस, द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द प्लेट इज। प्लेट से रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना है। क्या निकालना है? बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल, बिल्कुल बिल्कुल बाइलिंगुअल ही बताएंगे। देखिए, एक हमारे पास आयरन की प्लेट है, एक आपके पास आयरन की प्लेट है, और इस आयरन की प्लेट का थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है। क्या दी गई है? थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दी गई है? 0.115 कैलोरी पर सेकेंड सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस, आई थिंक, हाँ डिग्री सेल्सियस ये दिया गया है। और कहा गया है ये कितनी थिक है, ये आपको थिकनेस दी गई है 2 सेंटीमीटर की थिकनेस है। और इस आयरन की ब्लॉक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके एक एंड का टेम्परेचर, मतलब इसके एक एंड का टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस और दूसरे एंड का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो हीट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। हीट या ऊष्मा क्यों फ्लो करती है?
हीट या ऊष्मा फ्लो करती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर मतलब ताप के अंतर के वजह से ही ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में फ्लो करती है। जैसे आपको पता है अगर विभवांतर का अंतर होता है, विभव का अंतर होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब धारा, विद्युत धारा फ्लो करती है। उसी तरह से अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो ऊष्मा फ्लो करती है। तो आपको पता होना चाहिए फ्लो रेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीट करंट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं, हीट करंट। H इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसे बोलते हैं हीट करंट, या इसे बोल सकते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो। इसे क्या बोलेंगे, रेट ऑफ हीट फ्लो रेट ऑफ हीट फ्लो, और इसी को ही बोलते हैं हीट करंट, हीट करंट। तो आपसे बेसिकली क्या पूछा गया है, हीट करंट पूछा गया है ना। देखिए पूछा गया है कि रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द प्लेट, प्लेट से कितनी हीट फ्लो करेगी। तो बताएं फटाफट से बिना समय व्यर्थ किए हुए, कितनी हीट फ्लो करेगी, बताइए कैसे करेंगे, किस अप्रोच के साथ बढ़ेंगे आप। चलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्ट, नो प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हीट फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। अब थिकनेस कितनी है, डेल्टा एक्स, थिकनेस कितनी है, डेल्टा एक्स, इसी को क्या बोलते हैं, थिकनेस डेल्टा एक्स। बोलिए क्लियर है। तो जो हीट फ्लो होता है इसे बोलते हैं ऊष्मा बहाव की दर, ठीक है। तो ये इन सारी बातों पे डिपेंड करता है। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमें मिलता है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा X। जब एक आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, और इस कांस्टेंट को बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोला जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे आप जरूर से नोट करिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहां पे K को बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोला जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए लिख लीजिए, K है यहां पे आपका थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। और डेल्टा T मैंने आपको बताया डिफरेंस इन टेम्परेचर, क्योंकि जब तक टेम्परेचर का, ताप का अंतर नहीं होगा ऊष्मा कैसे फ्लो करेगी। ऊष्मा के फ्लो होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है। डेल्टा एक्स क्या है, थिकनेस, थिकनेस। और बाकी तो ए आपको जानते ही हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब सारी चीजें आपको पता हैं तो सारी वैल्यूज को पुट करके इसमें फटाफट से निकाल लीजिए। चलिए करें, स्टार्ट करें, वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला आप लिख लीजिए, H इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। इसे बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टर्म को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे आपको पता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता था, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता था। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसी तरह से आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताइए। चलिए तो सारी वैल्यूज पुट करिए इसमें। थर्मल कंडक्टिविटी कितना दे रहा है, 0.115 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, 110 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए टेम्परेचर में डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में निकालिए या टेम्परेचर में डिफरेंस चाहे केल्विन स्केल में निकालिए, दोनों में टेम्परेचर में डिफरेंस सेम आता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना है, 110 और 100, दोनों को माइनस करो तो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। डिवाइड का साइन लगा दीजिए और आ गई थिकनेस, थिकनेस कितनी है, 2 सेंटीमीटर की थिकनेस है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है, फटाफट से इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आएगा। खूब तेजी से सिंप्लीफाई करिए, बताइए कितना आएगा, सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आएगा। बताइए, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2875 कैलोरी पर सेकेंड। क्या मिलेगा, 2875 कैलोरी पर सेकेंड। अच्छा ये कैलोरी क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कैलोरी में ही दी जा रही है। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी किसमें दी गई है, कैलोरी में दी गई है। तो जो आपका हीट फ्लो होगा या हीट करंट जो आएगी वो किसमें आएगी, कैलोरी में ही आएगी। समझ में आ रहा है। अच्छा ये भी पूछ सकता है कितनी हीट फ्लो कर रही है, तो आप बताएंगे 2875 हीट फ्लो कर रही है,
और कितने सेकंड में, 1 सेकंड में अगर फ्लो करेगी उसे हीट करंट बोलेंगे, ठीक है। चलिए, होप सो कि बहुत अच्छा आंसर दिया है विनीत जी, आई थिंक आपका नाम विवेक है या विनीत है, मैं भूल गया। चलिए, जिसका भी आंसर ऑप्शन सी आया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जिनका भी ऑप्शन सी आया है उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए, बेहतर, बहुत ही बढ़िया, पीजीटी, वेरी गुड। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बेसिस क्वेश्चन बनते हैं, 101% क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप नकार नहीं सकते या आप इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी, समझ में आ गई है क्या। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैसेस रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। विनीत है, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद विनीत जी, जय हिंद। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स, क्या पढ़ा है, फ्लूइड मैकेनिक्स, आपने अगर पढ़ा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। और अगर आपको याद हो तो ये मैंने ट्रांसपोर्ट फिनोमेना बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाया है। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में कौन कौन सी क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट कर जाती है। देखिए, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में कौन कौन सी क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे आपका मोमेंटम ट्रांसफर कर जाता है। क्या ट्रांसफर कर जाता है, मोमेंटम। मतलब जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें कुछ फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल क्वांटिटीज फ्लो कर जाती हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जैसे मोमेंटम, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाती है ना, जैसे चार्ज फ्लो कर जाता है ना, और जैसे कि मास फ्लो कर जाता है, जैसे एनर्जी फ्लो कर जाती है कि नहीं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फ्लो कर जाती हैं। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो फिजिकल क्वांटिटीज फ्लो कर जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी, ये ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है, ये सारे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है। और यहां पे लिखा है क्वांटिटी, मास, मोमेंटम, एनर्जी और नन ऑफ द अबव। तो बताइए, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन गैसेस रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। बहुत तेजी से बताइए, बताइए इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखिए, आंसर आना स्टार्ट हो गया है स्टूडेंट्स का। कुछ लोगों का आंसर आ गया है, कुछ लोगों ने बी आंसर दिया है। अच्छा, बी मतलब कंडक्शन। अच्छा, देखिए मैं आपको बताऊं, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना अगर विस्कोसिटी है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना अगर विस्कोसिटी है तो मोमेंटम ट्रांसफर कर जाता है। क्या ट्रांसफर कर जाता है, मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना अगर कंडक्शन है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना अगर कंडक्शन है तो एनर्जी ट्रांसफर कर जाती है। क्या ट्रांसफर कर जाती है, एनर्जी। और ट्रांसपोर्ट फिनोमेना अगर डिफ्यूजन है तो मास ट्रांसफर कर जाता है। क्या ट्रांसफर कर जाता है, मास। तो ये सारी चीजें आपकी ट्रांसफर कर जाती हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ये आपका होता है ट्रांसपोर्ट फिनोमिनास, जैसे विस्कोसिटी का ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, कंडक्शन का ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, डिफ्यूजन का ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। तो किस किस ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे विस्कोसिटी में मोमेंटम हो गया, कंडक्शन में एनर्जी हो गया, डिफ्यूजन में मास हो गया। तो देखिए, यहां पे कोई भी मैच नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पे विस्कोसिटी के सामने मास लिखा हुआ है, कंडक्शन के सामने मोमेंटम लिखा हुआ है, डिफ्यूजन के सामने एनर्जी लिखी हुई है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन इज राइट, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। देखिए, दीक्षा मिश्रा जी ने भी आंसर दिया है बी। गुड इवनिंग अमिता जी, गुड इवनिंग। भाई, आप लोगों का आंसर गलत है। आप लोगों ने आंसर गलत क्यों मार्क किया है। इस ट्रांसपोर्ट फिनोमेना को मैंने कितना बारीकी से और कितना बेहतर तरीके से आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है। आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, बताएं। बिल्कुल डी है, एब्सोल्युटली करेक्ट।
ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से रखिएगा। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में ये पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्ट फिनोमेना कौन कौन से होते हैं, ये विस्कोसिटी, कंडक्शन, डिफ्यूजन का ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, और कौन कौन से ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में कौन कौन से ऐसी भौतिक राशियां हैं जो फ्लो कर जाती हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा। विस्कोसिटी में मोमेंटम, कंडक्शन में एनर्जी, एनर्जी मतलब हीट भी कर जाती है, डिफ्यूजन में मास ट्रांसफर कर जाता है। ठीक है, क्लियर? बताएं कोई समस्या, कोई दिक्कत अगर यहां तक अगर हो तो बताएं। चलिए साहब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मर्करी थर्मोमीटर हैज इक्वली स्पेस्ड मार्किंग फ्रॉम 0 to 100। ठीक है जी। इन मेल्टिंग आइस द मर्करी इज एट 10th मार्क, while in boiling water is it at 80 mark. What is the temperature in degree centigrade? Temperature in degree centigrade पूछ रहा है when the mercury is at 44th mark, जब मर्करी किस पे हो, 44th मार्क पर हो। बताइए भैया कैसे करेंगे? बहुत आसान है। डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर पूछ रहा है कि किस डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे मर्करी 44th मार्क पर होगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे चलिए ठीक है, पढ़ लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना टीजीटी में है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना टीजीटी में है, आ जाएगा। टीजीटी में है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया हुआ है। ऐप पर क्लास बहुत जल्दी होने वाली है। असल में बच्चों की बहुत ज्यादा कमेंट भी आ रहे थे, कॉल भी आ रहा, सर पब्लिक क्लास, पब्लिक प्रैक्टिस कराइए प्लीज। तो इसलिए 4 दिन प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम पब्लिक क्लास, सीधा पेड क्लास पे आएंगे। और पेड क्लास में आई थिंक आप लोगों का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक कुछ स्टार्ट करना है, मुझे ध्यान नहीं है, देखेंगे क्या स्टार्ट, क्योंकि कई बैच चल रहा है ना, इस वजह से ध्यान नहीं है क्या चल रहा है। खैर जो भी चलेगा उसको आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी क्या टेक्निक होनी चाहिए, किस अप्रोच के साथ हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन फैक्टर इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होना चाहिए। अब ये जानते हैं टेम्परेचर इन एनी स्केल, किसी भी स्केल में टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर किसी भी स्केल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस उस स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय उस स्केल का बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है जी। अब सुनिए, अब करना कैसे है। आपको डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है, तो भैया मान लेते हैं टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हम मान लेते हैं T, और आपको पता है डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0, और कोई स्केल है जिसमें मरकरी का टेम्परेचर 45 मार्क है। देखिए कह रहा है ना कि फाइंड द डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर व्हेन द मरकरी इज एट 45th मार्क। मरकरी किस पे है, 45th मार्क पे है, तो ये 45 मार्क पे कर दिया। अच्छा मरकरी जब 45 मार्क पे है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। अब मरकरी थर्मोमीटर हैज इक्वली स्पेस्ड मार्किंग फ्रॉम 0 to 100 इन मेल्टिंग आइस। मेल्टिंग के केस में मरकरी इज एट 10th। मेल्टिंग मतलब डिग्री सेल्सियस में 0, तो मरकरी स्केल में 10th मार्क होगा, और बॉइलिंग वाटर के केस में 80 मार्क होगा। ठीक है जी। तो 10th और 80 याद रखिएगा। तो फ्रीजिंग कितना है, 10th, बॉइलिंग कितना है, 80, माइनस फ्रीजिंग कितना है, 10। बस हो गया, कुछ नहीं करना है। तो T इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 45 में से 10 माइनस करिए 35, 80 में से 10 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 70। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 7 कम 7, 7 पंजे 35 कर दीजिए, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब मरकरी थर्मोमीटर का अगर 45th मार्क है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस होगा। डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस होगा। बताइए इजी है, समझ में आया कि नहीं। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है।
किस तरह से किया गया है आपको ये समझ में आना चाहिए। आप कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे? कन्वर्जन फैक्टर का फॉर्मूला यूज करिएगा। चलिए साहब आगे चलते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज सीपी, है ना। विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा सीपी, और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा सीवी होती है। वाई इज द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी ग्रेटर देन 1? क्यों विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब भाग विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन हमेशा एक से बड़ा होता है, ऐसा क्यों होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फॉर कांस्टेंट प्रेशर एक्सटर्नल वर्क डन हैज टू बी डन। सीपी इंक्लूड्स रोटेशनल एनर्जी, सीपी इंक्लूड्स वाइब्रेशनल एनर्जी, सीपी अपॉन सीवी इज ग्रेटर देन 1 ओनली फॉर आइडियल गैस, नॉट फॉर रियल गैस। बताइए साहब। हाँ बिल्कुल, देखिए विनीत जी का आंसर बिल्कुल ठीक आया है, बहुत बढ़िया आंसर दिया इन्होंने। ठीक है, वेरी गुड। बताइए साहब, सीपी अपॉन सीवी का रेशियो 1 से बड़ा होता है, इसका कारण क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया और इसका आंसर अगर आपने बता दिया तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी 1 नंबर की चल रही है। वाई? वाई? अच्छा, आंसर देखिए अमिता जी ने दिया है 24 का डी। सीपी अपॉन सीवी इज ग्रेटर देन 1 ओनली फॉर आइडियल गैस, नॉट फॉर रियल गैस। अच्छा चलिए ठीक है, अमिता जी का आंसर आया। और बाकी लोग आंसर करें, इतने इतने ढेर सारे हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, आंसर मार्क किया करिए आप लोग। आंसर जब तक मार्क नहीं करेंगे ना तो कैसे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है? बताइए, जल्दी करिए भाई, इतना समय लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अब सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर मुझे ही बताने हैं तो फिर तो मैं घर पे ही सॉल्व कर लूं। मेरा यहां पे लाने का मकसद क्या है? यहां पे लाने का मकसद ये थोड़ी नहीं है कि मैं सॉल्व करके आपको बताऊं। आप सॉल्व करिए, इसका आंसर आप मार्क करके बताइए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। देखिए नसीम जी ने आंसर दिया है ए और अमिता जी ने भी आंसर दिया है ए। अच्छा अमिता जी, आपका आंसर चेंज हो गया? अच्छा ठीक है, आपने आंसर डिलीट कर दिया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए नसीम जी का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट। नसीम जी को मैं देखिए दुखी नहीं करूंगा, इनका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं ऐसा क्यों। आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम के मुकाबले ज्यादा होता है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन होता है वो पीडीवी होता है, बोलो है कि नहीं? बट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो वर्क डन होता है वो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी कितना होगा? 0। तो ये कितना हो जाता है? 0 होता है। इसका मतलब वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसके वजह से द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 1। इसलिए ऑप्शन 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए देखिए विनीत जी का भी आंसर 24 का 1 आया है, बिल्कुल बेहतर आंसर विनीत जी ने भी दिया है। नसीम का भी आंसर ठीक है। अमिता जी आपका आंसर 24 का ए आपने लगाया था, फिर आपने डिलीट क्यों कर दिया? डिलीट क्यों कर दिया? देखिए ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, सारी चीजें मैंने आपको, अगर आपने अच्छी तरीके से लेक्चर देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। आज इसका आंसर पता चल गया कि इसकी वैल्यू Q1 से बड़ी होती है बिकॉज वर्क डन एट द कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वर्क डन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। दैट्स द रीजन ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अ बिजनेसमैन स्पेंड्स 100 days पर ईयर इन एरोप्लेन। एक बिजनेसमैन है जो 1 साल में 100 दिन एरोप्लेन में गुजारता है। इफ द स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी 1080 किलोमीटर प्रति घंटा,
according to principle of relativity increase in his age as compared to person at rest on earth will be smaller by a factor this much, smaller by a factor this much, larger by a factor this much और larger by a factor this much. चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन है ये, और फटाफट से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन करके बताइए कैसे करेंगे. आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है भाई? एक बिजनेसमैन है जो एरोप्लेन में घूम रहा है, वो एक साल में 100 दिन गुजार लेता है, एक दिन में 100 मतलब एक साल में 100 दिन गुजारता है. अब अगर उस एरोप्लेन की चाल 1080 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ उसकी एज जो पर्सन अर्थ पे है उससे कितनी आगे बढ़ जाएगी, है ना. कह रहा है इंक्रीज इन हिज एज, उसकी उम्र में कितनी वृद्धि हो जाएगी एज कंपेयर टू पर्सन, उस पर्सन के कंपेयर में जो रेस्ट पे है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ के सरफेस पे रेस्ट पे है उसके कंपेयर में कितनी आगे बढ़ जाएगी उसकी उम्र. बताइए. टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट है भैया, ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट है. टाइम डिलेशन पता है ना, टाइम डिलेशन मास क्या दे रहा है? चलिए, टाइम डिलेशन क्या कॉन्सेप्ट है? टाइम डिलेशन डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर. टाइम डिलेशन यही तो है टाइम डिलेशन. ये टाइम डिलेड टाइम है, और ये कोई घटना जो हो रही है, कौन सी घटना हो रही है? एरोप्लेन में बैठा है, 100 दिन, एक साल में 100 दिन गुजार लेता है, तो उसकी उम्र कितनी आगे बढ़ जाएगी? तो ये घटना उस पे हो रही है, और ये घटना पूछ रहा है कि इवेंट कितनी हो जाएगी. तो बस उठा के पुट करिए सारी वैल्यू. वेलोसिटी तो एक काम करते हैं, 1080 को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा. 1080 इंटू 5/18 है ना, 5/18 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए. तो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई वगैरह करिए, इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 18 से मल्टीप्लाई करिए. 108 को हम 18 से करते हैं, 18 पंजे शंख 108, ये हो गया 60 मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर पर सेकेंड, और ये कह सकते हैं 300 मीटर पर सेकेंड. ठीक है जी, ये आएगा. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा. तो इसके जगह पे हम एक काम करते हैं, इसके जगह पे हम लिख देते हैं 300 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸, और पूरे का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे. ठीक है जी. तो बस अब कुछ नहीं करना है, 100 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2 0 से नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा? 10⁶, और 10⁶ का स्क्वायर करेंगे तो 12 हो जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा तो क्या बनेगा? 1 - 10⁻⁻12 बनेगा. तो बताइए टाइम डिलेड कितना होगा? टाइम डिलेड होगा 100 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - 10⁻⁻, नहीं, ऐप पर क्लास नहीं हो रही है, ऐप पर क्लास नहीं हो रही है, ऐप पर क्लास नहीं हो रही है. देखिए एक बात बताएं आप लोगों को, टीजीटी के लिए देखिए क्वेश्चन, ये वैसे सही मानों में तो ये क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्योंकि मास इंक्रीज मास पूछ सकता है, टाइम डिलेशन पूछ सकता है, लेंथ कंट्रैक्शन पूछ सकता है, और ये इसके आसान क्वेश्चन पूछेगा, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेगा. हाँ, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह नहीं पूछेगा, क्योंकि वो टफ टॉपिक है. वो टफ टॉपिक क्या है? मतलब वो टीजीटी लेवल का नहीं है, वो पीजीटी लेवल का है. पीजीटी लेवल में वो न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वो सब पढ़ा जाता है, वो सब डिस्कस करेंगे बाद में. ठीक है, ऐप पर क्लास अभी नहीं हो रही है, बस 2-3 दिन बाद ऐप पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए. तो टाइम डिले करेगा, क्या करेगा? डिले मतलब स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल बाय फैक्टर, स्मॉल बाय फैक्टर.
किस फैक्टर से स्मॉल होगा? 100 डिवाइडेड बाय 1 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 12। तो देख लो भैया कहां पे आंसर है, स्मॉलर बाय अ फैक्टर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 12। ऑप्शन ए सही है या नहीं, बता दिए फटाफट से। देखिए अब विनीत जी आपका आंसर बी क्यों आया? आप अभी तो निकाला ना आपने, बी क्यों आया? ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, स्मॉलर बाय द फैक्टर 1 अपॉन। ओके, 1 नहीं होगा, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, 1 नहीं होगा, एकदम सही बोला आपने। हम्म अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। इन 1 ईयर, पर ईयर, एक साल में, कितने साल में गुजारता है? एक साल में। देखिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, इसमें असल में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये आप 100 लिखिए, 100 लिखिए और 100 लिखिए, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 100 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 10 टू पावर माइनस 12, 100 अपॉन 1 माइनस 10 टू माइनस 16, 100 अपॉन 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 12, 100 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 16। ठीक है, ये होगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये है आपका स्मॉलर देन द फैक्टर 100 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 12। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। ठीक है जी, बताएं। ऐप पर क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, 2-3 दिन में बस हम ऐप पे क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे, परेशान मत होइए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टील वायर is of length 1 meter and area of cross section 1 centimeter square. If young modulus of steel is 10 to the power 11 Newton per meter square, the force required to elongate the wire by 1 millimeter is. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है, और ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट भी है, इससे 1-2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा 101%। चलिए जी आ जाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है। कैसे करेंगे? स्टील वायर ऑफ द लेंथ, स्टील वायर की लेंथ दे रहा है, कितनी लेंथ है? 1 मीटर की लेंथ दे रहा है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। इफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यंग मॉडुलस है 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो फोर्स रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स की जरूरत है जिससे कि इलोंगेशन कितना हो जाए? 1 मिलीमीटर का इलोंगेशन, मतलब डेल्टा एल इलोंगेशन इन लेंथ है 1 मिलीमीटर, मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। तो हम एक काम करते हैं, सेंटीमीटर को भी चेंज कर देते हैं 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर से। ये सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं और आपको फोर्स पूछा गया है कितना फोर्स रिक्वायर्ड है। तो बस आपको पता होना चाहिए यंग मॉडुलस क्या होता है, कैसे डिफाइंड है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस इज डिफाइंड एज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ प्रेशर, स्ट्रेस एक क्या है? प्रेशर ही है। मतलब स्ट्रेस क्या है बताइए? स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ प्रेशर, ठीक है। और जो यूनिट स्ट्रेस की होती है वही यूनिट प्रेशर की होती है, और वही यूनिट यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, स्ट्रेस बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा एल, और नीचे बचेगा डेल्टा एल। आपसे एफ पूछ रहा है तो एफ इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। पुट ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करिए और फटाफट से बताइए क्या आएगा। चलिए, तो f इज इक्वल टू वाई, यंग मॉडुलस कितना दे रहा है? 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11 करिए, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये आप करिए 10 टू द पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल है लेंथ, चेंज इन लेंथ ड्यू टू हैवी रेन इंटरनेट स्टॉप। अरे बाप रे, हाँ बारिश तो हो रही है वैसे, मैं तो रेन कोट वगैरह पहनकर आ जाता हूँ,
इसलिए बच जाता हूं। अब मेरा घर यहाँ पे है नहीं, मेरा घर है बहुत दूर, मतलब इस इंस्टीट्यूट से मेरा घर कम से कम 15 किलोमीटर दूर है, तो मैं घर से निकलता हूँ 1.5 घंटे पहले, तो मैं पहुंच पाता हूँ। 26 का बी, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो डेल्टा एल कितना होगा, डेल्टा एल होगा 10⁻³ अपॉन एल। एल कितना है 1 मीटर, चलिए हो गया। 10⁻⁻4 और 10⁻³ मिलकर हो गया 10⁻⁻7। तो 11 कितना करेंगे, 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो 4 आता है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू 10⁻4 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इलोंगेट द लेंथ इन वायर बाय 1 mm। तो 10⁻4 आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नसीम जी का आंसर बिल्कुल ठीक आया है, बहुत बेहतर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी क्रम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन की यूनिट क्या है, व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ऐसी क्वांटिटी जिसकी यूनिट नहीं है उसकी डायमेंशन नहीं हो सकती, बट ऐसी क्वांटिटी जिसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है, उसकी डायमेंशन हो जरूरी है, नो, उसकी डायमेंशन हो ये जरूरी नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसे फिजिकल पैरामीटर जिसकी कोई यूनिट नहीं है, जिसकी जो यूनिटलेस है वो डायमेंशनलेस भी होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसे फिजिकल पैरामीटर भी होते हैं जिनकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, जैसे प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को आप मान लीजिए डेल्टा एल और ओरिजिनल मान लीजिए एल। अभी इसका थोड़ा सा समझते हैं क्या। मान लीजिए एक वायर है जिसका लेंथ है एल, हमने इसको पकड़ के खींच दिया, हमने इसको पकड़ के खींच दिया, इधर फोर्स लगा दिया हमने, फोर्स लगा के हमने जब इसको खींचा और खींच के हमने इस लेंथ को इधर कर दिया, बोलो, खींच के हमने इसकी टोटल लेंथ कितनी कर दी एल, टोटल लेंथ कितनी कर दी एल। तो इसमें इलोंगेशन कितना आया, इसमें इलोंगेशन आया एल माइनस स्मॉल एल का, इसमें इलोंगेशन आ गया, बोलो है कि नहीं। तो बताइए स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज कितना है एल माइनस एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना है स्मॉल एल, बोलो है कि नहीं। तो याद रखिएगा एल अपॉन एल माइनस 1 इंपॉर्टेंट है। यहां पे एल क्या है, यहां पे एल है लेंथ आफ्टर इलोंगेशन और स्मॉल एल क्या है ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो यहां लिखिएगा लेंथ आफ्टर इलोंगेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ -1। ये स्ट्रेन का फॉर्मूला आप इस तरह से भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो हमें जो तैयार रहना है, पूरी तरीके से तैयार रहना है, जब हमारे सामने क्वेश्चन आए तो बस हमें ये लगे कि हम फटाक से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे, बहुत बढ़िया। देखिए तो आंसर आ गया, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 2 times देन द हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन इट विल बी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड या फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, कैपिलरी एक्शन। और कैपिलरी एक्शन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। कैपिलरी में जो हाइट चढ़ती है एच बराबर, इसका फॉर्मूला है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी। यहां पे आर क्या है, डायमीटर ऑफ कैपिलरी, मतलब रेडियस ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का रेडियस है। और इन टर्म्स ऑफ डायमीटर के टर्म्स में हम क्या करेंगे, तो इसको हम d/2 कर सकते हैं, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4t cos ऑफ थीटा, ये हो जाएगा आर डी जी, बोलो ठीक है। यहां पे रो है डेंसिटी, यहां पे t है टेंशन, और 4g तो पता ही है क्या होता है, थीटा क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल होता है ना। ये हो गया राइज या हाइट इन कैपिलरी, हाइट मतलब हाइट इन कैपिलरी नहीं, मतलब राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, या आप ऐसा बोल लीजिए हाइट ऑफ फ्लूइड इन कैपिलरी, ठीक है जी।
इजी है, समझ में आ रहा है? तो बस हो गया काम। अब आप यहां से देखिए, रिलेशन बना दीजिए, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। H किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है? D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पे कह रहा है कि डायमीटर ऑफ कैपिटल ट्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स। जब डायमीटर को दुगना करोगे तो लिक्विड का जो हाइट होगा कैपिलरी में वो आधा हो जाएगा। इसको 2 गुना करोगे तो हाइट आधी हो जाएगी। इसका मतलब हाइट कितनी हो जाएगी? हाफ। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और सबसे पहले आंसर मार्क किया है अमिता जी ने, सी। सी आंसर कहां होगा अमिता जी? आप कभी सी दे रहे हैं? नहीं, 20, अच्छा 28 का सी। ठीक है ठीक है, अमिता का आंसर बिल्कुल ठीक है। विनीत जी का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करेक्ट रिलेशन फॉर हॉल कोफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉल कोफिशिएंट, हॉल कोफिशिएंट क्या कहता है बताइए? हॉल कोफिशिएंट ये कहता है जब किसी करंट कैरिंग वायर को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख देते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल के अलोंग एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। समझिए फिर से बात, एक करंट कैरिंग वायर है और उस करंट कैरिंग वायर को हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दें तो राइट एंगल ट्रायंगल के अलोंग एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। इस पोटेंशियल को बोलते हैं हॉल पोटेंशियल। ठीक है, और कोफिशिएंट होता है हॉल कोफिशिएंट RH। यहां पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है RH, इसको बोलते हैं हॉल कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं हॉल कोफिशिएंट। और RH बराबर आपका होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय करंट डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप जरूर से याद रखिएगा। दिस इज द हॉल कोफिशिएंट। क्लियर है क्या? बताइए, इजी है, समझ में आया बात? खूब तेजी से मार करना स्टार्ट करिए। अब आपको मैं पूछूं, बताइए हॉल वोल्टेज कितना होगा? हॉल पोटेंशियल कितना होगा बताइए? हॉल पोटेंशियल कोई बताएगा? कितना हॉल पोटेंशियल जनरेट होता है? VH कौन बताएगा? 29 का D, 29 का D। मनीष पांडे ने आंसर दिया है 29 का D। मनीष पांडे जी का आंसर एकदम परफेक्ट है, 1% है, 1 नंबर का आंसर है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है मनीष जी ने। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही दिया है, कुछ गलत नहीं है। बताइए भैया। अच्छा आपने नहीं पढ़ा है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हॉल पोटेंशियल कितना होता है? हॉल पोटेंशियल होता है IB अपॉन QND। बहुत इंपॉर्टेंट। I है करंट कैरिंग वायर जो करंट फ्लो कर रही है, B है मैग्नेटिक फील्ड, Q क्या है? चार्ज, N क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, N क्या है? 28 का, ठीक है ठीक है। हाँ, Q क्या है? चार्ज, N है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और D क्या है? थिकनेस ऑफ सेंसर, सेंसर की थिकनेस है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, हॉल पोटेंशियल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ 0.05 मीटर रेडियस इज, कितना कार करना पड़ेगा इसको सोप बबल को ब्लो करने के लिए जिसका रेडियस 0.05 मीटर है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। वर्क डन बराबर होता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय एरिया, चेंज इन एरिया। अब क्योंकि सोप बबल है तो यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वाटर बबल होता तो हम सिर्फ T क्रॉस डेल्टा ए लगाते। अब क्योंकि यहाँ पे सोप बबल है ना, तो वर्क डन बराबर टेंशन कितना है? टेंशन है 3 × 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय 2। और एरिया सोप बबल का सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। तो बस 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय 2 × 4, और पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू रेडियस कितना है? 0.05, मतलब 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी है। फटाफट से बताइए कितना वर्क डन निकलेगा, बताएं। हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन निकलने वाला है? सारी वैल्यूज पुट करके बताइए कितना आंसर निकलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, टफ नहीं है। देखिए आंसर आप लोगों का अभी तक नहीं आया है, समस्या है भाई, कैसे आप लोग कर रहे हैं? 1.88 इंटू 10⁻³ जूल। देखिए ये आंसर वगैरह तो यही आएगा, ठीक है। अब उसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस अप्रोच के साथ बढ़ना है आपको, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि सोप बबल है, 2 सरफेस होते हैं ना सोप बबल में, और लिक्विड होता अगर तो आप सिर्फ T मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए लगाते। चलिए
आगे चलते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का सरफेस टेंशन इंक्रीज विद सरफेस एरिया, डिक्रीज विद सरफेस एरिया, इंक्रीज विद टेम्परेचर, डिक्रीज विद टेम्परेचर। बताइए, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो आप लोग कर ले जाएंगे आराम से, ये तो आप लोग कर लेंगे आराम से। अरे बताइए, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज करेगी, मतलब लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक कर जाएगा। भाई मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? जो इनके कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। बोली है कि नहीं? और कोहेसिव फोर्स के डिक्रीज होने से क्या होगा बताएं? कोहेसिव फोर्स के डिक्रीज करने से क्या होगा? कोहेसिव फोर्स के डिक्रीज करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा। सरफेस टेंशन क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कोहेसिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में कम हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन भी डिक्रीज कर जाएगा। सरफेस टेंशन होता किसकी वजह से? कोहेसिव फोर्स की वजह से तो होता है ना। मतलब एक लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी जो कम से कम एरिया को एक्युपाइड कर सके, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन का फिनोमेना, है ना। चलिए, तो डिक्रीज विद टेम्परेचर के साथ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। 31 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए 31 का डी सबने आंसर लगाया है, अमिता ने लगाया है, मनीष पांडे जी ने भी लगाया है। चलिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर हेड इज क्यू। इफ डायमीटर ऑफ द ट्यूब इट इज रिड्यूस्ड टू अ हाफ एंड इट्स लेंथ इज डबल, देन न्यू रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड विल बी। बताइए, न्यू रेट ऑफ फ्लो कितना होगा? न्यू रेट ऑफ फ्लो कितना होगा बताएं? बहुत आसान है। पॉइजली लॉ बताइए, पॉइजलीज लॉ क्या कहता है? पॉइजली लॉ, Q इज इक्वल टू, कोई बताएगा क्या? बताए कोई, क्या कहता है पॉइजली लॉ? पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, 8 ईटा एल, ये है पॉइजली इक्वेशन। इसमें है हीट, ये क्या नाम है, रेट फ्लो। ये क्या है? रेट फ्लो। अब इसमें क्या कह रहा है कि देखिए, इसमें कह रहा है कांस्टेंट प्रेशर इफ द डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज रिड्यूस्ड। अब डायमीटर मतलब रेडियस, है ना। डायमीटर को रिड्यूस टू हाफ करेंगे मतलब रेडियस को हाफ करेंगे। अब जब आप रेडियस को हाफ कर दोगे, तो मान लो हमने रेडियस को हाफ कर दिया, तो फ्लो रेट कितना हो गया? क्यू डैश हो गया। तो हमने क्या किया? इसके रेडियस को हाफ कर दिया। अच्छा, उसके बाद और क्या कह रहा है? लेंथ इज डबल, मतलब इस लेंथ को हमने क्या कर दिया? दुगना कर दिया है। लेंथ को आप दुगना कर दो। अब बताओ कितना हो जाएगा? और यहां से आप मल्टीप्लाई बाय 8 ईटा, तो एज इट इज लिखना ही लिखना है। अब देखिए, ये आपका, यहाँ पे आप पी करिए, देखिए यहाँ पे आप पी करिए, तो ये आपका ये हो गया पाई पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 अपॉन, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एल 8 ईटा। बोलिए है कि नहीं? अब आप इसको जब जरा रीशफलिंग करिए तो 1 अपॉन 16, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 1/16 हो जाएगा। और पाई पी आर स्क्वायर अपॉन 8 पाई 8 ईटा एल, तो आपका क्या बन गया? रेट क्यू बन गया। तो मतलब अगर हम रेडियस को या डायमीटर को हाफ कर दें और लेंथ को डबल कर दें, तो फ्लो रेट कितना हो जाएगा? फ्लो रेट इट बिकम्स क्यू बाय 16, 1/16 टाइम हो जाएगा। तो 1/16 टाइम्स कितना है? देखिए ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी लग रही है क्या? आप लोगों का कितना आया? अच्छा ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे पावर 4 करना है। वही मैं कह रहा हूँ, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 16, 16 और 16 दुना क्या हो जाएगा? 32, 16 दुना हो जाएगा 32। चलिए 32 क्यों? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 32। इजी है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ भाई, आर स्क्वायर अपॉन 4 होगा, भाई मैंने गलती कर दिया था। चलिए, तो क्या आएगा भाई? क्यू अपॉन 32। इजी है। 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ सेम साइज आर फॉलिंग थ्रू अ एयर। 2 ड्रॉप ऑफ द सेम साइज फॉलिंग थ्रू एयर से गिर रहे हैं, एयर में गिर रहे हैं, विद टर्मिनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। इफ दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, अगर ये एक सिंगल ड्रॉप बना दे रहे हैं
व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी, एक नई टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बात बताइए, कितना है, 2 ड्रॉप्स मिलकर क्या बना रही है, एक सिंगल ड्रॉप बना रहा है, बोलो है कि नहीं। तो एक ड्रॉप का अगर हम ले लें वॉल्यूम, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई इस छोटे ड्रॉप का रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, और जो कंबाइंड होकर एक बड़ा ड्रॉप बनना है उसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, बोलो है कि नहीं भाई। दो छोटे छोटे ड्रॉप हैं, छोटे ड्रॉप का रेडियस हमने मान लिया स्मॉल आर, तो जब वो कंबाइंड होंगे एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो उसका रेडियस मान लेंगे आर, और क्योंकि दो ड्रॉप मिलकर एक सिंगल ड्रॉप बना रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। अब देखिए 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहां से आपको r की पावर 3 इज इक्वल टू r³ आ जाएगा। यहां से आपको क्या मिलेगा, स्मॉल r इज इक्वल टू r इंटू 2 की पावर -1/3, या इसको ही कह सकते हैं 2 की पावर, इसे हम ये भी कह सकते हैं r/2 की पावर 1/3। बोलिए क्लियर है क्या, इजी है। तो ये आपको क्या निकल गया, स्मॉल r की वैल्यू निकल गई। किसकी वैल्यू निकल गई, स्मॉल r की वैल्यू निकल गई। अब बस, अब आपको पता है जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है वो होता है 2/9। बताइए क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी, किसी को पता है, कोई बता सकता है। टू बाई नाइन r² रो माइनस रो नॉट अपॉन ईटा टाइम्स ऑफ g होता है। ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉल, रो नॉट क्या है, इसकी सराउंडिंग की डेंसिटी, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जी है ग्रेविटी, आर है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल। अब आप ये देखिए कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस डिपेंड कर रही है। तो बस आप कर दीजिए v1 इज प्रोपोर्शनल टू r1 का स्क्वायर और v2 इज प्रोपोर्शनल टू r2 का स्क्वायर। v1 अपॉन v2 कर दीजिए इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बात समझ में आ रही है क्या। अब दो ड्रॉप हैं, अब दो ड्रॉप हैं, उस ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है v1, और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी दे रहा है, कितना दे रहा है, 2 मीटर पर सेकंड दे रहा है। तो 2 मीटर पर सेकंड कर दीजिए, और एक बड़े ड्रॉप की वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, इसको v2 मान लीजिए। अच्छा, जो एक छोटा वाला ड्रॉप है उसकी उसकी रेडियस कितना है r1, और जो बड़ा वाला है उसकी रेडियस कितना होगा r2। बड़े वाले रेडियस कितनी होगी r2। इसी r2 को आपने क्या माना है, देखिए बड़े वाले रेडियस को आप मान लीजिए यहाँ पे, इसको आप चेंज करके ले लीजिए r अपॉन स्मॉल r, r अपॉन कैपिटल R ले लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, r अपॉन कैपिटल R, क्योंकि हमने कैपिटल R के टर्म्स में लिया है ना, इस वजह से r अपॉन कैपिटल R यहाँ से आपको मिल सकता है, या आप r को एलिमिनेट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ r, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इस r को एलिमिनेट कर दीजिए। और r बराबर आपका क्या है, r इंटू 2 की पावर -1/3 डिवाइडेड बाय r का होल स्क्वायर। r से r कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 की पावर -2/3, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से आपका v2 निकल जाएगा, v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2/3, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 2/3। इट कम्स आउट टू बी 1 + 2/3, 1 + 2/3 कम्स आउट टू बी 2। बताइए कितना आ रहा है, ओके। अच्छा 3 + 1 5/3 ना, 5/3, तो v2 कितना आ गया 5। मतलब जो एक जो बड़ी ड्रॉप बन रही है उस बड़ी ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 5/3 हो जाएगी। चलिए कितने लोगों का आंसर आया, 2 की पावर 5/3, 2 की पावर 5/3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन लेड एसिड बैटरी इज आयरन लेड सिल्वर कार्बन। ये तो आसान है, ये तो बता सकते हैं। हाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग बॉल 2 पावर 5/3। द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन लेड एसिड बैटरी इज आयरन लेड सिल्वर कार्बन। बताइए नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन लेड एसिड बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, लेड का बना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर एंड अबाउट ऑफ इट्स टेंजेंट विल बी। अब एक बात बताइए, किसी भी सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के लॉन्ग कितना होता है, 2/3 या 2/5, 2/3 mr² होता है क्या, बताइए।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कि नहीं, 2/5 mr²। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के लॉन्ग 2/5 mr²। फिर से लिख दे रहे हैं 2/5 mr²। मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये डायमीटर के लॉन्ग। अच्छा इसके टेंजेंट के लॉन्ग क्या होगा, चलिए इसके टेंजेंट के लॉन्ग हमें पता नहीं है, मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इज t। अच्छा ये रेडियस कितना है r, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर प्लस mr²। तो डायमीटर के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2/5 mr² प्लस mr²। इट कम्स आउट टू बी कितना हो जाएगा 7/5 mr²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया टेंजेंट के लॉन्ग। आपसे पूछा गया है कि डायमीटर और टेंजेंट के लॉन्ग का रेशियो निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। डायमीटर के लॉन्ग कितना है 2/5 mr² और टेंजेंट के लॉन्ग कितना है 7/5 mr²। कैंसिल आउट कर दीजिए तो बचेगा 2/7। कितना आ जाएगा 2/7। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसका आंसर सही आया, 35 का आंसर लोगों का आ रहा है ए। कैसे भैया, कैसे आ रहा है 35 का ए, 35 का बी आंसर आएगा 2/7, 2/7 आएगा। धन्यवाद, 2/7 आएगा। हाँ अमिता का आंसर सही आया है, मनीष पांडे जी का भी आंसर ठीक आया है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये कौन सा थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक और होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, याद रखिएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। याद रखिएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 3D डायमेंशन में लगेगा, 3D में, और ये हमेशा 2D में लगता है, याद रखिएगा। दिस थ्योरम इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन 2 डायमेंशनल बॉडी। और ये किस में लगेगा 2D 3D, ये इसको 3D में लगाइएगा। z एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर x एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस y एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ध्यान रखिएगा ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। If the length of simple pendulum L is not negligible in comparison to of radius of Earth, what will be the time period of the simple pendulum? कल मैंने क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, कल ही मैंने कराया था ये, अगर आपको ध्यान हो तो। टाइम पीरियड बराबर होता है 2π अंडर रूट के अंदर g 1/L प्लस 1/r, यही तो होता है, बताया था नहीं मैंने। फटाफट से इसको रीशफलिंग कर सकते हैं, रीशफलिंग कर दीजिए इसको। 2π लिखिए, r को आप क्या करिए, r को आप यहां से ले लीजिए और ऊपर भेज दीजिए, r को ऊपर फेंक सकते हैं, तो ये आप ऐसे कर लीजिए, हो जाएगा r डिवाइडेड बाय g, तो रहेगा ही रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस एल आर, 1 प्लस आर प्लस एल, r/L, ये रहेगा। करके देख लीजिए, ये रहेगा। इन दोनों को आप एलसीएम ले लीजिएगा, ये हो जाएगा r प्लस एल, और यहां से r चला जाएगा ऊपर, बचेगा सिर्फ l, तो l प्लस r/L में l/L 1 हो जाएगा, और r/L आपका एज इट इज बच जाएगा, और g बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब g इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा जब हम लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम को हम मानेंगे ये कंपैरेबल है, मतलब इट इज नॉट नेग्लिजिबल। ये मैंने करके बताया था आपको। हाँ, ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रेज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ r और अर्थ g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। बताना है कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के रेडियस के बराबर उठाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन आ जाता है। तो देखिए, अगर ये अर्थ ले लेते हैं और अर्थ का मान लेते हैं रेडियस r, अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, इनिशियल ये होता है -g/m/r। ये क्या होता है -g/m/r। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब इस ऑब्जेक्ट को जब आप उठा के ऊपर ले जाएंगे और कितने हाइट तक, इसके रेडियस के बराबर,
तो इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, और एच कितना है, आर है, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r, इक्वेशन नंबर 2। अब पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन कैसे निकालेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल कितनी है, माइनस जी एम एम अपॉन 2r, और इनिशियल कितनी है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर। अब इसमें से आप क्या करिए, 2r एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा माइनस जी एम एम प्लस 2gm r। ठीक है जी, तो ये आपका हो जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी गेन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू द हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, तो जी एम एम अपॉन 2r इजी है। अब क्योंकि ये इसको स्मॉल जी के टर्म्स में लिखा गया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको स्मॉल जी के टर्म्स में लिख लीजिए। स्मॉल जी बराबर कितना होता है बताइए, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो बस अब आप कुछ मत करिए, यहां से आप कर सकते हैं जी आर बराबर जी एम डिवाइडेड बाय आर। तो जी एम अपॉन आर की जगह पे आप कर दीजिए जी आर। चलिए जो, तो आप क्या करिएगा, जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर को एज इट इज करिएगा और यहाँ पे एम अपॉन 2 कर दीजिएगा, और जी एम अपॉन आर की जगह पे जी आर कर दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा जी आर एम डिवाइडेड बाय 2। कितना आ जाएगा, जी आर एम डिवाइडेड बाय 2, जी आर एम डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन 2 बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 37 का बी आंसर देखिए मनीष पांडे का बिल्कुल सही आया है, बहुत ही बेहतर। समझ में आया क्या। चलिए नेक्स्ट, Kepler's law of aerial velocity is constant is equivalent to the law of conservation of। जो कैपलर्स का सेकंड नियम था कि कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी वो किसके इक्विवेलेंट है, कंजर्वेशन ऑफ मास के, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बताइए 2 मिनट का समय है, बिल्कुल तेजी से आंसर करिए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, एल इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इस एंगुलर मोमेंटम, याद रखिएगा ये इस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड होता है। चलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है विद अ कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होता है, तो सिर्फ इसमें मात्र एक ही एक्सीलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो केंद्र की तरफ लगता है। तो कौन सा लगेगा, एक्सीलरेशन along the tangent and normal to the plane of the path along the radius, along the radius एक्सीलरेशन हमेशा कहां रहेगा, along the radius रहेगा। बहुत ही बेहतर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें से कौन सा कंजर्वेटिव नेचर का है, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन ऑफ दिस। बताइए खूब तेजी से, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स जिसके द्वारा किया गया कार्य पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो वो क्या कहलाता है, कंजर्वेशन फोर्स फील्ड कहलाता है। जिसमें कौन कौन से फोर्स हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, जैसे कि आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया, जैसे कि आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया। ये सारे फोर्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। जैसे कि आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स जो बाहरी फोर्स होता है वो हमेशा नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। साथ ही साथ आपका विस्कस फोर्स, ये भी कैसा होगा, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होगा। फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होगा। साथ ही साथ नॉर्मल रिएक्शन, ये सारे कैसे होंगे, नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो होप सो कि आपको बात समझ में आई होगी। और आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए, 20 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किए, इसमें जरूर कमेंट करिएगा। और चलिए तैयारी करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बता दिए बीच में 2 बार हमने बता दिया।